बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की डिस्कशन जिस टॉपिक के बारे में है इसका नाम है वेडिमैन फ्रेंज लॉरेंट्ज़ लॉ। वेडिमैन, फ्रेंज और लॉरेंट्ज़ बुनियादी तौर पे तीनों डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिनकी कलेक्टिव एफर्ट्स हैं इस लॉ को डेवलप करने में। सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो लॉ है ये किस चीज़ के बारे में है, हमें इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और इन तीनों साइंटिस्ट जो हैं इनका क्या रोल है इस लॉ को डेवलप करने में। पहले कुछ इंट्रोडक्शन जो है वो इसका देख लेते हैं। तो बुनियादी तौर पे वेडिमैन, फ्रेंज एंड लॉरेंट्ज़ लॉ जो है, दिस वाज इनिशियली वेडिमैन फ्रेंज लॉ। दिस law basically develop a relationship between thermal and electrical conductivity। अब सवाल लाएगा हमारे जहन में कि हमें थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आपस में रिलेशनशिप देखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, या हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किन पैरामीटर्स को जहन में रख के हम उसको एक्सप्लेन करने जाएंगे। तो फिजिक्स में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरियर है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी किसी भी मटेरियल के अंदर। तो हीट का जो ट्रांसफ़र है उसका ताल्लुक थर्मल कंडक्टिविटी के साथ बनता है और इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसफ़र है उसका ताल्लुक जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से बनता है। तो हम देखना ये चाह रहे हैं कि चूँकि इलेक्ट्रॉन इनका कॉमन कैरियर है तो फिर यकीनन थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कोई रिलेशनशिप ज़रूर होगा। उसी रिलेशनशिप को ढूंढने के लिए हम आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसने बुनियादी तौर पे एक्सप्लेन किया था कि क्या रिलेशनशिप बनता है थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के दरमियान। तो जो इंटरेक्शन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का और थर्मल कंडक्टिविटी का, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के साथ, हरकत के साथ रिलेट रहती हैं। हीट की कंडक्टिविटी भी और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी भी इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की वजह से होती है। वेडिमैन और फ्रेंज लॉ जो है ये वो पहला लॉ है जिसने बुनियादी तौर पे सबसे पहले एक्सप्लेन किया था इस रिलेशनशिप को। और ये जो वेडिमैन फ्रेंज लॉ था ये इनिशियली ड्रूड मॉडल के ऊपर बेस करता था, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पे बेस करता था, ड्रूड मॉडल पे बेस करता था। तो ड्रूड मॉडल की हेल्प से सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया गया इलेक्ट्रॉन को गैस कंसीडर करके, ठीक है। तो इनिशियली ये जो लॉ था ये क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बेस करता था, लेकिन इसकी फर्दर जो आगे जाके इम्प्लीकेशंस हैं जिसकी हेल्प से इसको एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट को एग्री करने में हमें हेल्प मिली, तो फिर हमें क्वांटम मैकेनिक्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ा इसके एग्जैक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसी बात को फर्दर आगे लेके चलते हैं। 1853 में वेडिमैन और फ्रेंज ने एस्टेब्लिश किया बेसिकली एक लॉ जो कि एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ मैच करने की एक कोशिश थी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, कि जो रेशो है आपस में ना एक दूसरे के साथ उसको। यहाँ पे हमने जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको के से रिप्रेजेंट किया है। अगर आप मेरे पॉइंटर पे फोकस करें, दिस इज के। जो प्रीवियस चैप्टर था वहाँ पे हमने थर्मल कंडक्टिविटी पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कशन की है। एंडी मॉडल, आइंस्टाइन मॉडल के ज़रिए हमने इसकी कैलकुलेशन की थी। और इसी चैप्टर में जिसको हम पढ़ रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का टॉपिक मौजूद है, जिसमें ये सिग्मा से हमने रिप्रेजेंट किया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की कैलकुलेशन जो है वो मौजूद है। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। इन दोनों की अगर रेशो लें तो वेडिमैन और फ्रेंज ने ये कहा था कि ये जो रेशो है के ओवर सिग्मा जो रेशो है दैट विल बी कांस्टेंट। यही बात जो मैंने दोहराई है कि रेशो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑफ कांस्टेंट फॉर ऑल द मेटल्स। दिस इज कॉल्ड वेडिमैन फ्रेंज लॉ।
ये सिंपली यहाँ पे उस रेशो में मैंने वैल्यूज़ को पुट किया है। ये के ई की वैल्यू है एज इट इज़, जैसे कि यहाँ मैंने डिस्क्राइब की है, और ये 1/सिग्मा है क्योंकि हमने डिवाइड करना था के ई को सिग्मा के साथ। ये सिग्मा की वैल्यू है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो दैट इज सिंपली पाई स्क्वायर के स्क्वायर और 3 स्क्वायर इंटू टी के बराबर है। तो वेडीमैन और फ्रांस ने कहा था कि किसी गिवन स्पेसिफिक टेम्परेचर पे फॉर ऑल द मेटल्स द रेशियो ऑफ थर्मल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड वेडीमैन फ्रांस लॉ। तो ये पहला ऐसा लॉ था जो ताल्लुक को डिस्क्राइब करता था कि इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करती हैं। अगर एक का पता हो तो हम उससे दूसरे को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वही बात जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि इन्होंने ये कहा था कि ये जो रेशियो है के डिवाइडेड बाय सिग्मा दैट रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द मेटल्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर। इसके बाद लॉरेंट्ज का काम शुरू होता है। लॉरेंट्ज ने बुनियादी तौर पे वेडीमैन फ्रांस के रिजल्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इसने ये ऑब्जर्व किया कि के ओवर सिग्मा बेसिकली कांस्टेंट नहीं है। एक्चुअली जो चीज़ कांस्टेंट है वो है के ओवर सिग्मा टी। के ओवर सिग्मा टी का जो रिजल्ट है वो एक्चुअली इक्वेशन वही है। उसमें हमने टी को जो है वो राइट साइड पे लिखा था, इसने टी को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाके लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दिया। देखा कि एक्चुअली ये वो वैल्यू है जो कि एक्चुअली कांस्टेंट रहती है। उसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये टी को हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया है 1982 में। ये एल लॉरेंट्ज जो था इसने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ये वैल्यू जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। ये रेशो निकाल ली है जी, सिर्फ टी यहाँ से जो है वो इधर शिफ्ट हो गया। तो ये सारी वैल्यूज जो है कांस्टेंट हैं, पाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस सारे कांस्टेंट को इसने एक नंबर एल से रिप्रेजेंट किया जो कि लॉरेंट्ज नंबर कहलाया। और इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करके अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो ये तकरीबन बनती है 2.45 इंटू 10⁻⁻8 वाट ओहम पर केल्विन। या बुक में आप देखेंगे तो पर डिग्री बेसिकली आपको नजर आएगा केल्विन की जगह पे। तो बेसिकली टेम्परेचर की यूनिट के तौर पे वहाँ पे डिग्री को इंट्रोड्यूस करवाया है। सो दिस इज अ कांस्टेंट दैट इज आइडेंटिकल फॉर ऑल द मेटल्स। दिस इज कॉल्ड लॉरेंट्ज नंबर। सो इस एल को हम क्या कहते हैं? लॉरेंट्ज नंबर कहते हैं। तो यहाँ हम इस लॉरेंट्ज नंबर को बेसिकली डिफाइन करेंगे। लॉरेंट्ज नंबर की वैल्यू जो है वो क्या यही है जो थ्योरेटिकली लॉरेंट्ज ने प्रेडिक्ट की है, यानी 2.45 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर ओहम पर केल्विन स्क्वायर। आज की जो हमारी सॉलिड स्टेट फिजिक्स है जो कि इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन को कंसीडर करती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम्स के साथ भी कोलाइड करता है, इम्प्योरिटीज के साथ भी कोलाइड करता है। इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेटिंग एटम या वाइब्रेटिंग क्रिस्टल या सिंपली आप कह सकते हैं कि फोनान्स के साथ भी इंटरेक्शन होता है। तो अगर आप स्पेसिफिक हीट के टॉपिक को जहन में लेके आएँ या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के टॉपिक को जहन में लेके आएँ तो वहाँ हमने ये देखा था कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जो बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन का वाइब्रेटिंग एटम के साथ वो डिफरेंट होता है। लो टेम्परेचर पे और बिहेवियर हमने देखा, हाई टेम्परेचर पे और बिहेवियर हमने देखा। तो कंडक्टिविटी के अंदर, रेजिस्टिविटी के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो डोमिनेंस है वो वेरी करती है लेटेस्ट के केस में और इम्प्योरिटीज़ के केस में भी। कहीं पे फोनॉन्स के साथ इंटरेक्शन जो है वो डोमिनेट करता है, कहीं पे इम्प्योरिटीज के साथ इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन है वो डोमिनेट करता है। तो रूम टेम्परेचर पे जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है लॉरेंट्ज नंबर एल की, वो दैट इज फुली कंसिस्टेंट विद इट्स क्रिटिकल वैल्यू। हाउएवर कहता है देयर आर मेटल्स, कुछ मेटल्स हैं जैसे उसने बीई की एग्जांपल दी है, एट रूम टेम्परेचर आर नॉट सब्जेक्टेड टू द वेडीमैन फ्रांस लॉ, जो कि वेडीमैन फ्रांस लॉ को ओबे नहीं करती, उनकी वैल्यू से डिफरेंट आती है। यहाँ वो एक रीजन एस्टेब्लिश करता है इसकी, रीजन फॉर दिस इज अपेरेंटली लार्ज वैल्यू ऑफ डिवाइड टेम्परेचर। डिवाइड टेम्परेचर के बारे में आप अगर थर्मल प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर को ध्यान में लेके आए तो वहाँ हमने इसको स्टडी किया था। तो ये बुनियादी तौर पे जो हाईएस्ट नॉर्मल मोड का टेम्परेचर जो होता है उसको हम डिवाइड टेम्परेचर कहते हैं।
तो बी के लिए वो कहता है कि डिवाइड टेम्परेचर की वैल्यू हाई होती है, तो ऐसी मेटल्स जिनके लिए डिवाइड टेम्परेचर की वैल्यू हाई हो तो उनके लिए जो लॉरेंट्ज नंबर की वैल्यू है, ये वाई एक्सिस पे आपको लॉरेंट्ज नंबर नज़र आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आपको ग्राफ में टेम्परेचर नज़र आ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो मोस्टली मेटल्स की वैल्यू जो है ये एक फिक्स वैल्यू के अराउंड जो है वो आपको करीब करीब नज़र आती है। तकरीबन आप इसको जो है वो इन एग्रीमेंट कंसिडर कर सकते हैं विद स्लाइट एरर। लेकिन ये बी का ग्राफ आप देखें तो इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो कुछ मेटल्स ऐसी स्टिल एग्जिस्ट करती हैं जो वेडिमन फ्रांस लॉरेंट्ज लॉ को 100% ओबे नहीं करती। तो देयर इज अ स्लाइट डेविएशन फ्रॉम द वेडिमन फ्रांस लॉरेंट्ज लॉ के थर्मल कंडक्टिविटी का जो रिलेशनशिप है उसमें स्लाइट डाइवर्जेंस हमें मिल सकती है वैल्यू के अंदर। तो हम 100% तमाम मेटल्स के लिए नहीं कह सकते कि वो एग्जैक्टली जो है वो एग्री करेगी। इसीलिए लॉरेंट्ज नंबर की वैल्यू जो है वो यहाँ कांस्टेंट रहने के बजाय हमें इंक्रीजिंग बिहेवियर शो करती हुई नजर आ रही है। आखिरी बात यहाँ पे जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा वो ये हमारे पास एक टेबल है जो हमारी बुक में मौजूद है। वो ये कहता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ लॉरेंट्ज नंबर एल इज फाउंड टू एग्री विद द थ्योरेटिकल वैल्यूज एज आल्सो शोन इन द टेबल। तो वैल्यू हमारे पास ये 10 पावर 8 बेसिकली जो है वो नहीं उसने शो किया साथ। तो ये वैल्यू जो है 2.45 के इन कंपैरिजन हम देख सकते हैं कि मोस्टली वैल्यू जो है वो दे आर होवरिंग अराउंड 2.45, 2.31, 2.35, 2.42, 2.23। तो इसको एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो कहता है कि दिस इज क्वाइट इन एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। और ये जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लॉरेंट्ज नंबर की वैल्यूज हैं हमारी। ठीक है, तो वैल्यूज में स्लाइड चेंज तो आई है टेम्परेचर के साथ, लेकिन इस रिजल्ट को वो कहता है कि ये एक्सेप्टेबल है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ। ये एक्सपेरिमेंटल लॉरेंट्ज नंबर हैं कुछ मेटल्स के लिए। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज एक्चुअली थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे हो जाती हैं 2.45 से, बट दे आर वेरी क्लोज टू दैट। लेकिन पीछे ग्राफ में हमने देखा था कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनके लिए वैल्यूज जो है वो काफ़ी बढ़ भी सकती है। अब यहाँ उसने वजह भी बताई है कि कहाँ हमें डाइवर्जेंस मिल सकती है, कहाँ डिसओबीडियंस मिल, कहाँ नहीं ओबे करेगा, किस केस में ऐसा होगा। तो कहता है एट लो टेम्परेचर टी विच इज़ वेरी वेरी लेस देन डिवाइड टेम्परेचर, थीटा डी से शो करते हैं डिवाइड टेम्परेचर को। एल की वैल्यू टेंड्स टू डिक्रीज। लो टेम्परेचर पे एल की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? एल की वैल्यू डिक्रीज होगी बिकॉज द कुलियन टाइम इन्वॉल्व इन टू कंडक्टिविटीज इज नॉट आइडेंटिकल। दोनों कंडक्टिविटीज थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज में जो कुलियन टाइम है इलेक्ट्रॉन का वो एक जैसा नहीं रहता, उसमें फ़र्क आ जाता है। थर्मल के केस में और रिजल्ट आएगा और इलेक्ट्रिकल के केस में हमें डिफरेंट रिजल्ट जो है वो नज़र आएगा। उसी की बुनियादी वजह यही है कि लो टेम्परेचर पे जाके जो वाइब्रेशंस हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं। तो जब वाइब्रेशंस लिमिटेड होंगी तो थर्मल कंडक्टिविटी का बिहेवियर स्लाइटली वेरी कर सकता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बिहेवियर से। सो लास्टली आई वुड कंक्लूड दैट आमतौर पे मोस्टली मेटल्स के लिए जो रेशो है थर्मल कंडक्टिविटी टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो कांस्टेंट होती है। बेटर मोर जनरल फॉर्म इज दैट के जो रेशो है थर्मल कंडक्टिविटी टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, ये कांस्टेंट होती है। और उस रेशो को हम एक नंबर एल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम लॉरेंट्ज नंबर कहते हैं। लॉरेंट्ज नंबर की वैल्यू में जो थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से अगर उसको कंपेयर करें तो हमें स्लाइड डाइवर्जेंस देखने को मिल सकती है। उसकी बुनियादी वजूहत जो है वो यहाँ पे हमने मेंशन की हैं कि टेम्परेचर जब बहुत लो होता है तो कुलियन टाइम जो थर्मल मूवमेंट के लिए है इलेक्ट्रॉन का और जो इलेक्ट्रिकल मूवमेंट के लिए होगा वो इंटायरली डिफरेंट होगा। थर्मल मूवमेंट में कोई भी पुश पुल की फोर्स मौजूद नहीं होती। इलेक्ट्रिकली चार्ज जब मूव करते हैं तो देयर इज सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, तो पुल या पुश की फोर्स जो है वो मौजूद होती है। तो इसलिए कुलियन टाइम जो है वो वेरी करेगा। एज अ रिजल्ट थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यूज जो हैं
वो एग्जैक्टली फ्रेंड्स लॉरेंट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, उसमें हमें स्लाइड डिफरेंस जो है वो नज़र आ सकता है। जहाँ तक ये लास्ट पॉइंट का ताल्लुक है, टी वेरी वेरी लेस देन थीटा डी, हम कहते हैं एल टेंड्स टू डिक्रीज। तो बुनियादी तौर पे एल टेंड्स टू डिक्रीज की वजह ये हमने यहाँ पे डिस्कस की है कि कोलियन टाइम जो है वो चेंज हुआ, और कोलियन टाइम चेंज होने की बुनियादी वजह जो आपको नज़र आएगी कि जैसे टेम्परेचर कम होगा वाइब्रेशन रिड्यूस होंगी, और थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर जो मेन डोमिनेंट फिनोमेना है वो इलेक्ट्रॉन का फोनॉन्स के साथ कोलियन है। तो जैसे ही वाइब्रेशन लिमिटेड होंगी तो फोनॉन्स रिड्यूस हो जाएंगे, तो वो कोलियन रिड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली जो नोमिनेटर है हमारा के ई जो है, जो टॉप पे है रेशो के अंदर, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब नोमिनेटर छोटा होगा तो एल की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारी आज की डिस्कशन है जी। होपफुली आपको समझ आई होगी। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, you can follow all these instructions in the next interactive session or in your WhatsApp group or in the comment section. Thank you very much for being with us. Thank you.